सुषमा की जब शादी हुई थी तब वो अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। जब वो शादी करके इस घर में आई थी तब उसके परिवार में कुल 3 लोग थे, सुषमा, उसका पति और उसकी सास। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा कुछ हुआ कि सुषमा की सास का निधन हो गया। फिर 2 साल बाद उसका परिवार आगे बढ़ा और उसने 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। अब वो 2 से 6 हो गए। अपने सास ससुर के जिस घर में वो लोग रहते थे वो एक छोटा सा घर था। वैसे तो सास ससुर के मकान में रहना बड़े ही गर्व की बात है, लेकिन क्या हो जब बढ़ते परिवार के साथ छोटे घर में रहना मुश्किल हो जाए। उस घर में एक छोटा सा बेडरूम और छोटा सा हॉल, इसके साथ टॉयलेट, बाथरूम और एक किचन था। जब तक सुषमा के बच्चे छोटे थे तब तक तो गुजारा बड़े ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन जैसे ही सुषमा के चारों बच्चे बड़े हुए उस घर में गुजारा करना मुश्किल हो गया और अब ये घर छोटा लगने लगा था। लेकिन अपने पुश्तैनी मकान से जुड़े होने के कारण सुषमा किसी भी कीमत पर इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब उसका बड़ा बेटा जवान हो गया और उसकी अच्छी नौकरी लग गई। एक रोज, माँ अब तो मैं भी कमाने लगा हूँ, तो क्यों ना हम एक अच्छा सा फ्लैट ले लें और वहीं चल कर रहें। क्यों ले फ्लैट? मुझे तो नहीं रहना उस घोंसले में। भला वो भी कोई घर होता है? वो तो बस कैद खाना होता है। ना तो अपनी कोई जमीन और ना ही छत, बस पड़े रहो उस कुटिया में। मुझे तो लगता है हमारी सारी उम्र जमीन पर बिस्तर लगाने में ही बीत जाएगी। तू क्यों चिंता करती है? कुछ महीनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू आराम से अपने ससुराल में पलंग पर जाकर सोना। बच्चों के लाख समझाने पर भी सुषमा नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, माँ मुझे अपने ऑफिस में काम करने वाली सुहानी पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आप कहो तो मैं उसके घर वालों से बात करूँ। अब जब तूने लड़की पसंद कर ही ली है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। बुला ले उनको मिलने। ये सुनकर मयंक खुश हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने सुहानी के पेरेंट्स को अपने घर पर बुलाया तो वो तो इस माचिस की डिब्बी जैसे घर को देखकर ही मना कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, कोई रेस्टोरेंट बुक कर लेता हूँ। फिर दोनों परिवार एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ सबकी रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई का फंक्शन होता है। इसके लिए भी मयंक एक बैंक्वेट हॉल चुनता है जहाँ उनकी सगाई पूरी होती है। बेटा सगाई तो निपट गई, लेकिन शादी के बाद क्या होगा? आप फिक्र मत करो भैया, जब तक कोई जुगाड़ नहीं हो जाता आप और भाभी बेडरूम में सो जाना और मैं, बाबा, माँ और अनिल और सोनम बाहर हॉल में सो जाएंगे। 1 महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुहानी अपने ससुराल आ जाती है। इतने छोटे घर को देखकर सुहानी कहती है, ये सब क्या है मयंक? इतना छोटा घर और उसमें इतना बड़ा परिवार। अरे 2 मेहमान नहीं आ सकते घर में? और ये सब तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे क्या कि मेरा ससुराल मुश्किल से 1 कमरे का है? देखो सुहानी, तुम इस घर पर मत जाओ। भले ही ये घर छोटा है लेकिन मेरे घर वालों का दिल बहुत बड़ा है। अरे मैं इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही। माना कि तुम्हारे पेरेंट्स बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम अब तुम तो इस बारे में कुछ सोचो। तुम तो ठीक ठाक कमाते हो, तो आगे की सोचो। सोचकर कोई फायदा नहीं है सुहानी। माँ इसके लिए कभी नहीं मानेगी। वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा एडजस्ट करना सीख जाओ। उफ, अब एडजस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा भी है तुमने? चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। शादी के बाद बुआ मेहमान बनकर अभी भी घर में ही रुकी हुई थी। सुहानी कब से टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। वो गुस्से में मयंक को उठाते हुए कहती है, मयंक ये सब क्या है यार? मुझे कब से टॉयलेट जाना है, पूरे 20 मिनट से रोक कर बैठी हूँ। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका तुम्हें? क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? ये तो मुझे भी पता है कि वॉशरूम बाहर ही है, लेकिन वहाँ जो लंबी लाइन लगी हुई है उसका क्या करूँ? पिछले 25 मिनट से तुम्हारे पिताश्री बैठे हैं और जैसे ही मैं जाने लगी तुम्हारी बुआ पेट पकड़कर खड़ी हो गई और फिर नंबर लगाने जाती तब तक तुम्हारी माँ, फिर भाई और बहन आ गई। अब वो सब पेट पकड़कर खड़े हैं। अरे मेरी माँ, धीरे बोल, सब सुन लेंगे। और मेरी बात मानो तो कल से तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो। मयंक मैं न सच्ची, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुहानी अपने कमरे में होती है जब सुषमा आकर उसके कमरे के बीचों बीच पर्दा लगाने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बहू, तुम्हारी बुआ सास कह रही हैं वो अभी कुछ दिन और यहीं रुकेंगी। ऊपर से वो थोड़ी बूढ़ी हैं तो उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, और तुम तो जानती ही हो कि एसी तो सिर्फ तुम्हारे बेडरूम में ही लगा है, इसलिए अब उनकी खाट यहीं तुम्हारे कमरे में लगा रही हूँ। और तुम चिंता मत करो, बीच में ये पर्दा रहेगा तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और फिर बाहर हम सब ठीक से आ भी नहीं पाते। क्या अब अपना कमरा भी शेयर करना पड़ेगा? हाँ बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है, मायके के ठाट बाट भूल जाओ। अब न तुम एडजस्टमेंट की आदत डाल लो, और अब बेटे की शादी हो गई है तो मेहमानों को तो बाहर नहीं निकाल सकती ना। अब बूढ़ी बुआ की खाट सुहानी के कमरे में लग जाती है। यहाँ तक तो तब भी ठीक था, लेकिन एसी की ठंडी हवा में सोने से खुद को उसके देवर ननद भी नहीं रोक पाते, और वो भी अपना गद्दा लेकर सुहानी के कमरे में डालकर सो जाते हैं। ये सब देख अब सुहानी का मुंह बनने लगता है।
और भले ही उसकी सास उसकी ये पीड़ा नहीं समझ पाती, लेकिन उसकी बुआ सास को सब समझ आ रहा था। सुहानी तो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन बुआ उसकी पीड़ा समझ जाती है और इसके लिए वो मयंक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। कुछ दिनों बाद मैं वापस चली जाऊंगी, इसलिए जाने से पहले मैं मनाली घूमना चाहती थी और मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में चलें, पूरा परिवार। न जाने बढ़ती उम्र के साथ फिर ये मौका मिले या ना मिले। अब वो सब एक साथ मनाली चले जाते हैं, जहाँ घूमने के बाद वो सब थक चुके थे। फिर रात के समय वो सब होटल में पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि इतने बड़े परिवार के लिए मयंक ने सिर्फ एक ही कमरा बुक करवाया हुआ था। अरे ये तुमने क्या किया? इतने सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही कमरा? 2 पैसे बचाने के लिए ये क्या किया तुमने? उसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था, और इसमें बुरा भी क्या है? सब जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे दीदी, आप ही बताओ। इतने बड़े परिवार के लिए कमरे में कैसे गुजारा होगा? यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ सुषमा। जब परिवार बड़ा हो जाए तो एक कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से अगर घर में नई बहू आ जाए, अब वो बेचारी किसी से कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी मजबूरी ना समझो। ना तो वो बेचारी ठीक से अपने बिस्तर पर आराम से बैठ सकती है, ना ही वो अपने पति के साथ चैन के पल बिता सकती। पैसों की कमी की वजह से बड़े परिवार को एक कमरे में रहना पड़े तो समझ भी आता है, लेकिन तुम तो जानबूझकर उस पुश्तैनी घर की मोहमाया में पड़ी हो। देखो सुषमा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप ठीक कहती हो। ना जाने अपने बच्चों की बात समझने में मुझे ही क्यों समय लगा। अब मैं अपने बड़े परिवार के लिए बड़ा घर लूंगी। ये हुई ना बात। चलो अब मयंक और सुहानी को अकेला उनके इस कमरे में छोड़ देते हैं और हम सब अपने अपने कमरे में चलते हैं। हाँ, मतलब और भी कमरे बुक कर रखे हैं? तो और क्या, अपनी तरह समझ रखा है क्या मुझे? भले ही गाँव से हूँ, लेकिन बच्चों की प्राइवेसी अच्छे से समझ सकती हूँ। इस तरह सुहानी और मयंक अकेले में समय बिताते हैं। फिर वापस आते ही सुषमा एक बड़ा घर ले लेती है, जिसमें सबके पास एक एक कमरा होता है और अब वो सब खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। दिल्ली शहर में रहने वाली ऐश्वर्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अपने माता पिता धर्मेंद्र और हेमा की वो इकलौती बेटी थी, जिस वजह से वो उनकी बेहद लाडली थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, अब उससे शादी करके दूसरे घर जाना होगा, लेकिन मेरा तो ये सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद उसके बिना हम कैसे रहेंगे जी। इसी बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है हेमा। धर्मेंद्र चौहान का दिल्ली शहर में अपना 2 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। एक दिन संडे वाले दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रुको माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ऐश्वर्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था अखिल। जी, मुझे पता चला है कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, क्या बात है, बताओ। अंकल, वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पर चाहिए था। लेकिन बेटा, मुझे अपना घर किराए पर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे दे दीजिए ना, देखो तो बेचारा कितना मासूम लगता है। और वैसे भी कल को जब ऐश्वर्या ब्याह करके चली जाएगी, तब हम इस घर में अकेले ही रह जाएंगे, तो कम से कम और कोई होगा तो मन तो लगा रहेगा ना। आंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मैं आपका मन अच्छे से लगा कर रखूंगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और जल्दी घुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ कल ही ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आ जाओ, मैं तब तक साफ सफाई करवा कर रखूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आकर सारी साफ सफाई कर लूंगा। अगले ही दिन अखिल अपनी माँ आशा और पिता रमेश के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाता है। अखिल स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी चुलबुली बातों और हंसते हुए चेहरे से वो सबका मन जीत लेता था। हेमा चौहान को अखिल बहुत पसंद आता है। अब अखिल को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। एक शाम हेमा अपने पति धर्मेंद्र से कहती है, अखिल कितना प्यारा लड़का है ना। हाँ, आजकल के जमाने में भला ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है। अजी, खाने की क्या बात करते हो, जब उसकी मेड नहीं आती तो वो घर का भी सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश ऐसा ही कोई लड़का मिल जाए। ऐसा ही कोई क्यों, अपना अखिल बुरा है क्या? लेकिन वो तो हमारे किराएदार हैं,
हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारी बेटी भी अपने पास ही रहेगी। आप हाँ कहो तो मैं कल ही उसके माता पिता से रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर एक दिन मौका पाकर हेमा अखिल और उसके परिवार से इस बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन जब सुबह अखिल सोकर उठता है तो ऐश्वर्या को ना पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ऐश्वर्या कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। आज उसकी पग फेरों की रस्म जो है। लेकिन ऐश्वर्या तो बड़े मजे से अपने पेरेंट्स के पास जाकर चाय पी रही थी। ऐश्वर्या, तुम वहां क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ, मुझे अपने इस कप में ही चाय पीना पसंद है और बाथरूम भी मैं सिर्फ अपना ही यूज करती हूँ, ऊपर का वो रूम मुझे पसंद नहीं। अरे बहू, आज तुम्हारी पग फेरों की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही मायके पहुंच गई। चलो कोई नहीं, अब मैं अखिल को नीचे भेजती हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या सासू माँ, आप भी आ तो रही हूं मैं। इसके बाद आशा उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही ऐश्वर्या हलवा लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत तेज है। 5 मिनट भी नहीं हुए इसे गए हुए और हलवा बनाकर ले आई। नहीं पापा जी, ये तो नीचे मम्मी ने बनाया था तो मैं ऊपर ले आई। बहू, अब वो तुम्हारा मायका है और ये तुम्हारा ससुराल। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप इस महीने का किराया कब दे रहे हैं। पापा ने कहा था आपसे पूछ लूं। लेकिन बहू, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हमसे किराया लेंगे? हाँ पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब के एकदम पक्के हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो मुझसे मांग लेंगे, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू जो हूं। ऐसे ही एक रोज जब ऐश्वर्या और निखिल अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो ऐश्वर्या की माँ उसे आवाज देकर नीचे बुला लेती है। ऐश्वर्या बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद अपने कमरे में ही आती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन अखिल घर का राशन लेने जा रहा था तो हेमा ने भी उसे अपनी लिस्ट पकड़ा दी। अरे दामाद जी, जरा ये मेरा भी राशन लेते आना। ठीक है आंटी, मेरा मतलब है सासू माँ। ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े रमेश और आशा ये सब देख रहे थे। हे राम, ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके में न जाने और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी ये जानकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते उसे 7 महीने पूरे हो जाते हैं। उफ, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर तो कितनी गर्मी है, एसी तक नहीं है यहाँ। मुझे ना इस प्रेगनेंसी में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अब मैं कुछ महीने अपने मायके, मेरा मतलब है नीचे ही रहूंगी, और जब बच्चा पूरे 3 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊंगी। लेकिन ऐश्वर्या, ये बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे बहू को। ऐसी हालत में इसे परेशान न कर। और ये 4 सीढ़ी नीचे तो जा रही है, जब तेरा दिल करे मिलाए कर इससे। नहीं मम्मी जी, ये बात ठीक नहीं। अखिल 10 दिन में एक बार मिलने आ सकते हैं। अरे आखिरकार वो मेरा मायका है ना, अखिल जी का रोज रोज वहां आना अच्छी बात नहीं। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काफी सोच विचार के बाद अखिल एक दिन धर्मेंद्र से मिलने नीचे जाता है। अरे आओ दामाद जी, आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि किराएदार बनकर आया हूँ। पापा, हम ये घर खाली करना चाहते हैं। तभी ऐश्वर्या और हेमा भी वहां आ जाती हैं। लेकिन क्यों अखिल, ये मेरा मायका भी तो है। इसलिए तो खाली करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मायके ने मुझे मेरी ही बीवी बच्चों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, तो परसों मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा एक दामाद बनकर।